हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। आज के हमारे इस वीडियो के अंतर्गत आधुनिक भारतीय चित्रकला के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण वर्णन है, जिनमें से सभी प्रांतों के लगभग जो भारत बंगाल शैली का जो शिष्य रहे, अवनीनाथ टैगोर के जो शिष्य रहे, उनमें से कहाँ कहाँ जा कर के भारत के विभिन्न स्थानों पे वह चित्रकला के पुनर्जागरणकालीन कला का शुरुआत करते हैं प्रदेश के आधार पे। आज हम उसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि कंपनी शैली के अंतर्गत जब पतन होता है तो उस समय के अंतर्गत एक चित्रकार थे जिनको आप राजा रवि वर्मा के नाम से जानते हैं। कंपनी शैली के समय के यानी समय के आधार पे अगर आप देखें तो राजा रवि वर्मा जरूर याद रखेंगे। राजा रवि वर्मा का नाम आता है, यही कारण है कि राजा रवि वर्मा को भारत का भारत का भारत का प्रथम चित्रकार घोषित किया गया है। भारत का प्रथम चित्रकार राजा रवि वर्मा को माना जाता है। और भारत का प्रथम मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी को माना जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम मूर्तिकार राम किंकर बैज को माना जाता है। लेकिन हमारे जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करें आपसे, तो कहा जाता है कि कंपनी शैली के अंतिम चरण में राजा रवि वर्मा का जन्म होता है। और राजा रवि वर्मा का ऐसे समय में जन्म होता है जब भारत में कहीं भी जो अकादमिक पद्धति हुआ करती थी उसका श्रेय आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी राजा रवि वर्मा एक ऐसे समय में इनका भारत में चित्रकला के क्षेत्र में ऐसे समय में उत्थान हुआ जब भारत में कोई भी कला का विद्यालय स्थापित नहीं हुआ था। यानी कोई भी कला का विद्यालय नहीं स्थापित नहीं हुआ था। इनका जन्म केरल में होता है। यह केरल लेकिन आप ये जानते हैं कि अकादमिक पद्धति जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है उसको अकादमिक पद्धति के आधार पर कहते हैं। लेकिन राजा रवि वर्मा किसी भी अकादमिक पद्धति के चित्रकार नहीं थे, यह केवल और केवल स्वच्छंद चित्रकार थे। आप ध्यान से समझें, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। लेकिन हमने आपसे कहा कि राजा रवि वर्मा केरल के चित्रकार हैं, लेकिन इन्हें पूरे भारत में इनके चित्र उस समय के दौर में तहलका मचा दिए थे। कहने का तात्पर्य है कि राजा रवि वर्मा एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी कलाकृतियों में सबसे पहले पॉपुलर कला के नाम से संबोधन किया जाता है। आपको यह पता भी है कि जिनको कैलेंडर आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है, जिनको चित्रकारों का राजकुमार कहा जाता है। लेकिन भारत राजा रवि वर्मा को भारत का रेम्ब्रा कहते हैं, राजा रवि वर्मा को भारत का भीष्म पितामह कहा जाता है। लेकिन इनकी कलाकृतियों में आधुनिकता नजर नहीं आती, केवल और केवल इनके चित्र नाटकी या फुटपाती चित्रकार के संबोधन के आधार पर ही रह जाते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे आपको बताने का तात्पर्य यह है कि राजा रवि वर्मा का जन्म केरल में हुआ, लेकिन उस समय भारत के अंतर्गत एक क्षेत्र था जिसको आप जानते हैं पटना शैली। पटना शैली या कंपनी शैली उसी समय दौर में दक्षिण भारत के अंतर्गत राजा रवि वर्मा एक उत्थान भारत के महत्वपूर्ण चित्रकार थे। लेकिन आप यह भी जानते हैं भारत के अंतर्गत सबसे पहले कला विद्यालय की स्थापना 1850 ईस्वी में मद्रास में होती है, जो दक्षिण भारत में पड़ता है। यानी यह आपका मद्रास है। आप जरूर याद रखेंगे कि भारत में सबसे पहले कला विद्यालय की स्थापना और यह जो कला विद्यालय हुआ करता था यह लंदन के रॉयल अकादमी के तर्ज पे यहाँ पे भारत में शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसकी स्थापना 1850 ईस्वी में होती है। और कहाँ होती है? मद्रास में। मद्रास यानी चेन्नई में। लेकिन आप ये जानते हैं राजा रवि वर्मा की मृत्यु 1906 ईस्वी में होती है। 1906 ईस्वी में जब बंगाल शैली अपने चरमोत्कर्ष स्थान पे रहती है, लेकिन तब राजा रवि वर्मा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन हमने आपसे कहा कि मद्रास यानी चेन्नई में भारत का सबसे पहला कला विद्यालय स्थापित होता है 1850 ईस्वी में। लेकिन यह कला उतना उत्थान नहीं दे पाया
भारत में सबसे पहला कला विद्यालय स्थापित हुआ, लेकिन मद्रास कला विद्यालय पूरी तरीके से उत्थान नहीं दे पाया, क्योंकि दक्षिण भारत में वह सब कुछ उपलब्ध नहीं था। लेकिन उसके दूसरे चरण के अंतर्गत अगर आप देखें तो यह आपका पश्चिम बंगाल पड़ता है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जरूर याद रखेंगे, बातों को ध्यान से समझें, आपको सारी बातें समझ में आए। हमारा यह केवल नोट्स लिखाने का नहीं है, हम आपको केवल यह वीडियो आपको समझाने के लिए प्रयास किए हैं। और इसके साथ साथ अगर हमारा जो नोट्स है, नोट्स हम आपको क्लास में दे दिए हैं, पीडीएफ के रूप में हमने आपको क्लास के रूप में भेज दिया है, आप उसको ध्यान से समझें। लेकिन हमने आपसे चर्चा किया कि पश्चिम बंगाल दूसरा जो दौर आता है कला विद्यालय स्थापित होने का 1854 ईस्वी में, यह होता है कलकत्ता में। कहाँ स्थापित होता है? कोलकाता में। कोलकाता के अंतर्गत यह विद्यालय स्थापित हुआ 1854 ईस्वी में। बात आती है 1854 के दौर की। लेकिन यहाँ पे आपको कई वर्षों तक कला का उत्थान होता रहा, लेकिन इसके यहाँ पे कला का उत्थान पूरी तरीके से हुआ। इसके कई कारण थे। पहली बात तो कारण यह था कि उस समय भारत देश की, यह जो भारत देश है, इसकी राजधानी भी कहाँ थी? कोलकाता थी। यानी अब यह पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता है, कोलकाता थी। लेकिन उस समय भारत देश की भी राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। और आप यह भी जानते हैं, भारत के अंतर्गत भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में है। लेकिन उस समय के दौर के अंतर्गत अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सभी प्रकार के आंदोलन हुआ करते थे। यानी जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, ये सब आपके पश्चिम बंगाल में ही उत्थान हुआ इसका। लेकिन यही कारण है कि यहाँ भी चित्रकला आपको उत्थान पे नजर आती है। अब यह ध्यान रखना है आपको। लेकिन हमने आपसे फिर भी बताया कि भारत के अंतर्गत सबसे पहला कला विद्यालय आपको मद्रास में दिखाई दिया, लेकिन यह उत्थान नहीं हो पाया। दूसरी बात पॉइंट पे हमने आपसे बताया कि 1854 ईस्वी में इसकी स्थापना कोलकाता में होती है, लेकिन यह उत्थान हो पाया। इसके कई कारण थे। भारत देश की उस समय राजधानी होना, दूसरी बात उस समय पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत आप ये जानते हैं कि सभी धार्मिक सामाजिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन पश्चिम बंगाल में ही हुआ करते थे। तो उस समय चित्रकला का भी आंदोलन आपको मुख्य रूप से बंगाल शैली से दिखाई देता है। लेकिन एक बात आती है कि सरकारी कला विद्यालय की स्थापना यहाँ पे हो जाती है। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण स्थापित होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम आपसे चर्चा करते चले। एक तो बात यह आती है कि यहीं पे पश्चिम बंगाल के अंतर्गत सरकारी विद्यालय में एक कला टैगोर परिवार, टैगोर पश्चिम बंगाल के अंतर्गत महत्वपूर्ण योगदान रहता है टैगोर परिवार। टैगोर परिवार यानी कि परिवार का, यहाँ पे आपको टैगोर परिवार जिनमें से आपको रविन्द्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, इसके बाद गगनेन्द्रनाथ टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुनैना देवी इत्यादि महत्वपूर्ण कलाकार, आईपीएस अधिकारी, कवि, लेखक, चित्रकार, ये सारे यह टैगोर परिवार में हुआ करते थे। लेकिन आपको यह पूरा टैगोर परिवार टैगोर परिवार यह आपको पश्चिम बंगाल में ही, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जोरासांको नामक स्थान पे देखने को मिलता है। लेकिन बात आती है, हमने आपसे फिर भी बताया कि पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जब उत्थान रहा तो यहाँ के एक मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा अवनीन्द्रनाथ टैगोर का, अवनीन्द्रनाथ टैगोर को। लेकिन उससे पहले यह तो हमने आपको यहाँ पे चर्चा किया। अब बात आती है, फिर हमें आपको मद्रास लेके चले तो मद्रास के अंतर्गत हम आपको फिर बताने चल रहे हैं जिसकी स्थापना आपको 1850 ईस्वी में होती है। मद्रास के अंतर्गत महत्वपूर्ण कला समीक्षक के बारे में और जो महत्वपूर्ण टॉपिक पूछे जाते हैं उसके बारे में हम केवल और केवल उसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह वीडियो अगर आपको बताने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1850 के अंतर्गत आप ये जानते हैं ईवी हैवेल को, ईवी हैवेल जिनका पूरा नाम है इनरेस्ट विनफील्ड हैवेल। दूसरी बात आती है देवी प्रसाद राय चौधरी को, देवी प्रसाद राय चौधरी के बाद के सी एस पनिक्कर को, के सी एस पनिक्कर, इसके बाद रथिन मित्रा को,
रथिन मित्रा के बाद परितोष सेन को परितोष परितोष सेन, इसके बाद प्रदोष दास गुप्ता, ये हालांकि प्रदोष दास गुप्ता कलकत्ता के थे, लेकिन इन्होंने देवी प्रसाद राय चौधरी से के अंतर्गत डिप्लोमा प्राप्त किया था। लेकिन यह मुख्य रूप से आपको तीन बातें याद रखनी है, तीन लोगों को। एक को आपको एवी हैवेल को, देवी प्रसाद राय चौधरी को, केसीएस पनिक्कर को। यह रहे मद्रास के मुख्य रूप से शिक्षक के पद पे काम करने वाले, जो हमेशा आपसे पूछा जाता है टीजीटी कला से संबंधित। अब दूसरी बात यह आती है कि हमने आपसे बताया कि यहाँ पे 1854 की पश्चिम बंगाल चलिए, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत अगर आपने देखा तो यहाँ पे एक सरकारी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, और यह सरकारी कला विद्यालय जो है यह कोलकाता के अंतर्गत, कोलकाता के अंतर्गत दिखाई देता है। जरूर याद रखना है आपको कि यह जो सरकारी कला विद्यालय है यह पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत कोलकाता जिले में आपको पूरी तरीके से दिखाई देगा। लेकिन इसी सरकारी विद्यालय के पास एक आपको आर्ट देखने को मिलेगा, एक केंद्र देखने को मिलता है, कला केंद्र, जिसको आप जानते हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में होती है। लेकिन ये दोनों बातें याद रखें आप, एक तो स्थापना ये सरकारी कला विद्यालय जो कि कोलकाता शहर में पड़ता है, और यह इसी कोलकाता शहर के पास, इसी सरकारी विद्यालय के पास ही एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कलाकारों के और कवियों के, कला समीक्षकों के द्वारा होती है, जिसके मुख्य रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर सहभागिता निभाते हैं। लेकिन हमने आपसे यह तब पर भी बताया कि यह दोनों को आपको बंगाल शैली कहा जाता है, बंगाल शैली के नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, इसके बंगाल शैली के जो जनक के रूप में अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर। अब बात आती है, हमने आपसे चर्चा किया कि अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, आप ध्यान से आप सुनेंगे कि अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल शैली के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बातें आपको समझ में आई। अब बात आती है कि सरकारी विद्यालय में यहाँ से मद्रास से एक कला समीक्षक है जिनको आप ईवी हैवेल के नाम से जानते हैं। ईवी हैवेल यहाँ पे कलकत्ता के सरकारी विद्यालय में जाकर के प्राचार्य के पद पे ग्रहण होते हैं, और अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रतिभा को देख करके उनको उप प्राचार्य, फिर बाद में 1905 ईस्वी में प्राचार्य के पद पे ग्रहण कराते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर को। अब सरकारी विद्यालय के अंतर्गत जब अवनींद्रनाथ टैगोर प्राचार्य के पद पे ग्रहण हो जाते हैं तो वहां से पढ़ने वाले उनके जितने भी शिष्य रहेंगे यह आपके बंगाल शैली के रूप में चले जाएंगे, यानी कि आपके मुख्य रूप से वह जैसे कि नंदलाल बसु, असित कुमार हल्दर, शैलेंद्र नाथ डे और देवी प्रसाद राय चौधरी। इसके बाद आपको कई सारे कलाकार देखने को मिलते हैं, वह हम आपको आगे चलकर चर्चा करेंगे, जिनमें से असित रानी चंद्रा, अब्दुल रहमान चगताई, यामिनी रंजन राय, पुलेन बिहारी दत्त, समरेंद्र नाथ गुप्त इत्यादि कलाकार यही सरकारी विद्यालय से पढ़ेंगे। अब बात आती है, ध्यान से समझें कि अब यहाँ से हमने आपको बता दिया सरकारी विद्यालय, लेकिन यह जो कला केंद्र है, जब अवनींद्रनाथ टैगोर अपने रिटायरमेंट की अवस्था में हो जाते हैं तो यहाँ पे जो यह बंगाल शैली के रूप में अवनींद्रनाथ टैगोर प्रशिक्षण के तौर पे इसी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल में दिया करते हैं। लेकिन जो भी प्रदर्शनी आयोजित होती है, जो भी सरकारी कला विद्यार्थियों की जो भी प्रदर्शनी आयोजित होगी या पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जो भी प्रदर्शनी आयोजित होती है, वह सबसे पहले कला केंद्र के अंतर्गत इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में होती है, जिनकी अंतर्गत आप गगनेन्द्रनाथ टैगोर को जानते हैं। गगनेन्द्रनाथ टैगोर को तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। गगनेन्द्रनाथ टैगोर और अवनींद्रनाथ टैगोर की एक बहन थी जिसको आप सुनैना देवी को जानते हैं। सुनैना देवी को भारत का प्रथम महिला चित्रकार के रूप में जाना जाता है, और अमृता शेरगिल को भारत का प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार के रूप में जाना जाता है। लेकिन हमने आपसे यहाँ पे चर्चा किया कि गगनेन्द्रनाथ टैगोर बंगाल शैली के कलाकार नहीं है, क्योंकि यह अवनींद्रनाथ टैगोर से शिक्षा ग्रहण नहीं किए थे। गगनेन्द्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर एक दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जो कि अपने स्तर से इन्होंने, यानी कि भावनाओं के, अपने अंदर की भावनाओं से जागृत की गई कला को इन्होंने
समाज तक पहुंचाया है। लेकिन हम आपसे बात कर रहे हैं कि यही सरकारी विद्यालय को बंगाल सरकारी विद्यालय और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को किस नाम से संबोधित किया जाता है? बंगाल शैली को। अब दूसरी बात, अब ये देखिए आपको यहाँ के अंतर्गत एक कला विद्यालय पश्चिम बंगाल के अंतर्गत कला केंद्र और मिलेगा आपको, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा नौ बंगाल नौ बंगाल शैली। नौ बंगाल शैली, अब एक बातें आप जरूर याद रखेंगे कि नौ बंगाल शैली और बंगाल शैली, अभी इन दोनों चीजों को जब आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको बातें समझ में नहीं आती हैं। आप कितना भी रटें लेकिन आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। नौ बंगाल शैली, नौ बंगाल शैली। अब नौ बंगाल शैली, पहली बात तो आप यह देखेंगे कि नौ बंगाल शैली यहाँ से यह जो पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत बंगाल शैली और नव बंगाल शैली दोनों पड़ता है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत यह आपका कोलकाता शहर है, लेकिन यह आपका वीरभूमि जिला, वीरभूमि पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत वीरभूमि जिले के अंतर्गत एक स्थान का निर्माण किया था, जिनके अंतर्गत 1901 ईस्वी के अंतर्गत 1901 ईस्वी के अंतर्गत मुख्य रूप से रविंद्रनाथ टैगोर और इनके पिता के सहयोग के रूप में इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर, यह जो स्थान का नाम था यह शांति निकेतन इस स्थान का नाम है, जहां पे शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है। यह मुख्यतः आपको गुरुकुल आश्रम पद्धति के आधार पे यहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन आगे चल करके 1919 ईस्वी में यहाँ पे कला प्रचार के लिए कला भवन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में नंदलाल बसु बनाए जाते हैं। लेकिन 1900 आगे चल करके 1921 ईस्वी में आपको भारत विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। किसकी? विश्व भारती विश्वविद्यालय। 1921 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। अब यह विश्व भारती विश्वविद्यालय और यह कला भवन दोनों शांति निकेतन में है। यह शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बसाया गया स्थान है। यह आपको वीरभूमि जिले में पड़ता है। लेकिन एक बात आप जरूर याद रखेंगे, एक प्रश्न पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का मुख्यतः संबंध था कहां से? शांति निकेतन से। बंगाल शैली से इनका कोई संबंध नहीं था। रविन्द्रनाथ टैगोर का मुख्यतः जो संबंध था वह नव बंगाल शैली से था, क्योंकि आप ये जानते हैं कि नव बंगाल शैली के जो स्थान की जो इन्होंने कला भवन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। अब बात हम करेंगे यहाँ के कला भवन के अंतर्गत पढ़ने वाले जितने भी छात्र रहेंगे, जितने भी छात्र रहेंगे नव बंगाल शैली के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि नव बंगाल शैली और नव बंगाल शैली के अंतर्गत जितने भी आपको दिखाई देंगे, यह इसमें से मुख्य रूप से 3 लोगों का नाम आता है, चित्रकार, मूर्तिकार और देखिए जिनमें से नंदलाल बसु का नाम आता है। दूसरी बात आती है रामकिंकर बैच का। तीसरी बात आती है विनोद बिहारी मुखर्जी का। अब यह ध्यान रखना है कि अब यह जो नंदलाल बसु, रामकिंकर बैच और विनोद बिहारी मुखर्जी मुख्यतः भित्ति चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं और रामकिंकर बैच भारत का प्रथम आधुनिक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं और नंदलाल बसु मास्टर मोशाय, इनको शांति निकेतन में मास्टर मोशाय के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमने आपसे सब वर्णन कर दिया है। हम आपको मेन तथ्य बता रहे हैं कि हमने आपको नव बंगाल शैली के अंतर्गत नंदलाल बसु और रामकिंकर बैच, विनोद बिहारी मुखर्जी। नंदलाल बसु ने कई माध्यम में काम किया और भारत के संविधान की पांडुलिपि का जो चित्रांकन हुआ यह शांति निकेतन में ही हुआ।
अब देखिए ध्यान से आगे चल करके कि यह आपका जो नव बंगाल शैली है, यह मुख्यतः गैर सरकारी संस्था है। उस समय के दौर के अंतर्गत ध्यान रखना है, हमने आपसे फिर भी चर्चा किया कि आज यह सरकारी संस्था बन गई है, लेकिन उस समय के दौर में यह गैर सरकारी कला संस्था थी, कला संस्था। अब ये ध्यान रखना है आपको। पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत पश्चिम मात्र केवल एक सरकारी विद्यालय था, जिनकी स्थापना आपको कोलकाता शहर में 1854 ईस्वी में की जाती है। लेकिन आप एक बातें जरूर याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल के राज्य के अंतर्गत कई कला केंद्र थे उस समय के दौर में, लेकिन एक आपको देखने को मिलेगा नौ बंगाल शैली और एक मिलता है आपको बंगाल शैली। नौ बंगाल और बंगाल शैली की जो दूरी है, यह आपको 180 किलोमीटर की दूरी है। यह 180 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अब चलिए, हम हमने आपसे कहा कि भारत की जो कला है, यहाँ आपको शुरुआत होती है बंगाल शैली से। आप भारत की आधुनिक कला बंगाल शैली से। अब बंगाल शैली है क्या, लेकिन वह हमने आपसे चर्चा कर दिया। फिर भी हम आपको एक बात बता दें कि यहाँ पे बंगाल शैली के अंतर्गत जो कोलकाता के अंतर्गत विकसित होती है, बंगाल शैली के अंतर्गत, बंगाल शैली के अंतर्गत आपको जल रंग माध्यम का एक टेक्निक है जो जापान से आया हुआ है, जापान के द्वारा भारत में आती है। वह टेक्निक का नाम है प्रेक्षालन या धोवन या वास या धौत। यानी अब देखिए भाई, कई नामों से जाना जाता है। अब हमने आपसे किस किस बात में बताया, प्रेक्षालन या धौत या धोवन या वास। अब यह टेक्निक है, यह आपका क्या है, टेक्निक है। किसकी टेक्निक है, जल रंग की यह टेक्निक है। लेकिन माध्यम क्या है, जल रंग है। माध्यम आपका जल रंग है। यह जो प्रेक्षालन या वास टेक्निक है, विधि है, प्रविधि है, तो ये आप कह सकते हैं। यानी प्रविधि भी आपको टेक्निक के अंतर्गत आती है, शैली भी आपको टेक्निक के अंतर्गत आती है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ आपको कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, प्रेक्षालन। यह जो बंगाल शैली है मुख्यतः इसीलिए जानी जाती है। लेकिन यह भारत में जापान से आई है। भारत में हमने आपसे पहले भी बताया कि उस समय टैगोर परिवार के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। मुख्य रूप से जापानी चित्रकार अकुआमा ताइकान और हिदिसा महत्वपूर्ण उस समय आते हैं और अनिना टैगोर को जापानी वास्तु के अंतर्गत प्रशिक्षण देते हैं। अपने घर पे ही उन्होंने प्रशिक्षण लिया और बाद में यही आगे चल करके बंगाल शैली की मुख्य विशेषता बनती है। यह रही बात इतना। अब हम आपको लेके चलते हैं अगले पॉइंट के अंतर्गत। अब यहाँ से हमने आपसे चर्चा किया दूसरी बार। अब आप इसी के क्रम में अगर आप चलेंगे तो सरकारी कला विद्यालय के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा दूसरा महत्वपूर्ण योगदान। यहाँ पे यह राजस्थान का जयपुर है। राजस्थान का जयपुर के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा 1857 के अंतर्गत। लेकिन आप ये जरूर जानते हैं कि राजस्थान कला जो विद्यालय था हुनरिये मदरसा के नाम से स्थापित होता है, हुनरिये मदरसा। लेकिन आगे चल करके महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट 1866 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से संबोधन किया गया। लेकिन जिसके महत्वपूर्ण यहाँ पे जो बंगाल शैली का प्रचार प्रसार करते हैं शैलेंद्र नाथ डे। हालांकि असित कुमार हल्दर भी रहे, साल भर में उन्होंने काम किया। लेकिन यह मुख्यतः आपको जो पूछा जाता है वह आपको पूछा जाता है शैलेंद्र नाथ डे। अब शैलेंद्र नाथ डे, इसके साथ साथ यहाँ पे आगे चल करके राम गोपाल विजयवर्गीय का, इसके बाद बहुत सारे कलाकार आए जैसे कृपाल सिंह शेखावत, इसके बाद आगे चल करके यहाँ पे बहुत सारे कलाकार काम करते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में आप 3 ही व्यक्तियों को नाम हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। अब दूसरी बात आती है, अब हम आपको लेके चल रहे हैं
मुंबई। अब यहाँ पे यह आपका मुंबई है, मद्रास सॉरी महाराष्ट्र। कहाँ आ गए? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के अंतर्गत यह आपको मिलता है 1857 ईस्वी। अब यह देखिए 1857 या 1857 में दो जगह कला विद्यालय की स्थापना होती है, लेकिन यह ध्यान रखना है आपको, मात्र एक जगह 1800 मुंबई के अंतर्गत यहाँ पे आपको रायल अकादमी के द्वारा कला शिक्षा प्रदान की जाती है, लेकिन यहाँ पे रॉयल अकादमी के द्वारा मुख्यतः शिक्षा शुरुआती दौर में प्रदान नहीं किया जा रहा था, लेकिन यह आगे चल करके इसको भी यहाँ पे प्रदान होने लगा। बात आती है, हमने आपसे फिर भी चर्चा किया मद्रास के सॉरी महाराष्ट्र के अंतर्गत आगे चल करके बहुत, जिसको आप जानते हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से, यहाँ पे भी यह कला का केंद्र बना, जिनके जे स्कूल ऑफ आर्ट से महत्वपूर्ण कलाकार पढ़े लिखे, जिनमें से एम.एफ. हुसैन, के.एच. आरा, एस राजा, सूजा गायतोड़े, मोहन सामंत और सदानंद बाकरे, एन.एस. बेंद्रे, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, बहुत सारे कलाकार यहाँ से पढ़े, जो भारत के विभिन्न स्थानों पे जाकर के कला केंद्र स्थापित किए। लेकिन यह बातें आप जरूर याद रखेंगे। अब हमने आपसे चर्चा किया महाराष्ट्र जे स्कूल ऑफ आर्ट की। अब दूसरी बात आती है, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे एक स्थान है, क्योंकि आप ये जानते हैं भारत का हिस्सा उस समय दौर हुआ करता था लाहौर। कौन सा स्थान? यह आपका लाहौर है। लाहौर में जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में होती है, मे स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से। अब 1875 ईस्वी में होती है, तो यहाँ में महत्वपूर्ण कला भूमिका निभाने के लिए जो कलाकार हुआ करते थे, जिनके आप समरेंद्र नाथ गुप्त, इसके बाद यामिनी रंजन राय, अब्दुल रहमान चगताई, बीसी सान्याल, यह महत्वपूर्ण, आप इतना नाम याद रख सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन आप याद रखेंगे कि यहाँ पे खास तौर से समरेंद्र नाथ गुप्त, यामिनी रंजन राय और अब्दुल रहमान चगताई, यह मुख्यतः आपके अवनीनाथ टैगोर के शिष्य हैं। लेकिन बीसी सान्याल बाद में आगे चल करके वो कोलकाता कला विद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त करते हैं, लेकिन यह सीधे लाहौर पहुंच जाते हैं। लाहौर के अंतर्गत ये प्रशिक्षण प्रदान करते हैं कई वर्षों तक। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, बंटवारा होता है, तो लाहौर से आए हुए कलाकार दिल्ली में शरण लेते हैं, और दिल्ली में शरण ले करके बीसी सान्याल ने दिल्ली के अंतर्गत दिल्ली आर्ट कॉलेज और शारदा चरण वकील में कला विद्यालय में यह शिक्षक के पद पे काम करते हैं। लेकिन आगे चल करके बीसी सान्याल के द्वारा 1949 ईस्वी में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक के रूप में बीसी सान्याल जाने जाते हैं। हमने आपसे फिर भी चर्चा किया कि यह इतनी पॉइंट है। हमने आपको जे स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में बताया। जे स्कूल ऑफ आर्ट के अंतर्गत जो बंगाल शैली का प्रोग्रेस करता है, वह पुलिन बिहारी दत्त का नाम आता है। लेकिन आप याद रखेंगे पुलिन बिहारी दत्त कुछ ही वर्षों तक यहाँ पर काम किए। लेकिन हमने आपसे अब इतनी चीजें बताई। अब हम आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, अब देखिए भाई, यह आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद अब देखिए यह आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपको 3 महत्वपूर्ण केंद्र मिलते हैं। अब 3 महत्वपूर्ण केंद्र आपको बता दें, लेकिन हम इसी समय चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण केंद्र के बारे में, जिनमें से आपको स्कूल ऑफ डिजाइन के नाम से 1911 ईस्वी में स्थापना होती है लखनऊ में। लखनऊ कला विद्यालय का प्राचीन जो नाम मिलता है, स्कूल ऑफ डिजाइन के गोमती नदी के किनारे यह स्थापित था, और यह नेथेरियन हंड को यहाँ पे सबसे पहले प्राचार्य के पद पे नियुक्ति दी जाती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो टीचर के पद पे काम, जो नेथेरियन हंड पहले यहाँ पे प्राचार्य बनते हैं, 1911 ईस्वी की बात है।
लेकिन हमने आपसे चर्चा किया कि उत्तर प्रदेश का सबसे पहला कला विद्यालय जो माना जाता है वह आपको कौन सा है? यह आपको लखनऊ कला विद्यालय माना जाता है। यहाँ पे जो मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, भूमिका के तौर पे 3 लोगों का नाम आता है, जरूर याद रखेंगे। प्रथम भारतीय लखनऊ कला महाविद्यालय के अंतर्गत प्राचार्य कौन नियुक्त होता है? तो यह असित कुमार हलदर, ध्यान रखेंगे, असित कुमार हलदर, असित कुमार हलदर। दूसरी जो महत्वपूर्ण है ललित मोहन सेन, ललित मोहन सेन। अब देखिए ललित मोहन सेन इसी कला विद्यालय के अंतर्गत प्रथम बैच के छात्र हैं, नेथेलियन हर्ड के शिष्य हैं और यह लखनऊ कला महाविद्यालय के अंतर्गत प्रथम कला अध्यापक भी नियुक्त किए जाते हैं। इनकी प्रतिभा को देख करके नेथेलियन हर्ड ने इनको कला अध्यापक के रूप में लखनऊ कला महाविद्यालय में बनाया था। अब यह लखनऊ कला महाविद्यालय के अंतर्गत प्रथम शिक्षक के पद पे ललित मोहन सेन बनाए जाते हैं और प्रथम प्राचार्य के पद पे आपके कौन है? यह आपके असित कुमार हलदर। यानी हमने आपसे भारतीय बात किया, प्रथम भारतीय लखनऊ कला महाविद्यालय के अंतर्गत शिक्षक के पद पे ललित मोहन सेन बनाए जाते हैं और प्राचार्य के पद पे असित कुमार हलदर। लेकिन आगे चल करके एक और कलाकार काम करते हैं जिनको आप जानते हैं, वीरेश्वर सेन का नाम। अब यह ध्यान रखना है कि वीरेश्वर सेन, ललित मोहन सेन, असित कुमार हलदर, ये तीनों व्यक्ति कई वर्षों तक यहाँ कला विद्यालय के अंतर्गत काम करते हैं और यहाँ पे कला का उत्थान करते हैं। आगे चल करके जैसे हरिहर लाल मेन, रणवीर सिंह बिष्ट, श्रीमती बिमला बिष्ट यहाँ की सबसे पहली महिला प्राचार्य बनी। इसके साथ साथ सुखबीर सिंह सिंघल, दिनकर कौशिक, बद्रीनाथ आर्या और बहुत आगे चल करके बहुत से टीचर यहाँ पे काम किए और बहुत सारे कलाकार यहाँ पे काम करके गए। लेकिन हमने आपको मुख्य रूप से 3 ही चर्चा अभी कर रहे हैं, आप ध्यान से केवल और केवल समझने का प्रयास करें, बाकी चीजें हमने आपको बता दिया है। अब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि अगले पॉइंट के आधार पे दूसरा पॉइंट, यह दो हमने आपको पहला बता दिया लखनऊ। अब ध्यान रखना है कि लखनऊ से आपको पहला लखनऊ जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो आधुनिक कला की शुरुआत होती है लखनऊ कला विद्यालय से। अब दूसरी बात आती है, हमने आपसे कहा बताया इलाहाबाद। अब इलाहाबाद के अंतर्गत आपको 1942 ईस्वी में क्षितिज मजूमदार के द्वारा यहाँ पे आपको कला विद्यालय की स्थापना होती है। कला विद्यालय के क्षितिज मजूमदार, जरूर याद रखेंगे, क्षितिज मजूमदार। इसके बाद यहाँ पे और शिक्षक के रूप में जो काम करते हैं और शंभुनाथ मिश्र, आगे चल करके शंभुनाथ मिश्र, डीपी धूलिया, द्वारिका प्रसाद धूलिया, यह 3 महत्वपूर्ण का नाम आता है। इसके बाद राम कुमार वर्मा, बहुत सारे कलाकार यहाँ पे काम किए और आगे चल करके यहीं पे रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर जगदीश गुप्त इसी कला विद्यालय से पढ़े, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, और डॉक्टर जगदीश गुप्त के बाद रामचंद्र शुक्ल। अब बात हम कर रहे हैं आपसे थोड़ी सी पॉइंट के आधार पे, अगर आप देखेंगे तो कौन सा पॉइंट आता है? बनारस के अंतर्गत जिसकी स्थापना 1950 ईस्वी में की जाती है। 1950 के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बनारस के अंतर्गत जो आप जानते हैं, एक का नाम आता है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। अब दूसरे का नाम आता है डॉक्टर या प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। तीसरे का नाम आता है के.एस. कुलकर्णी। अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो यह बनारस कला विद्यालय की स्थापना यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे आपको यह टाइम है 1950 का। अब यहाँ पे जब बनारस कला विद्यालय की स्थापना हुई थी, यह मुंबई से हुई थी, है बंगाल शैली के कलाकारों के द्वारा नहीं होती, यह मुंजीजी स्कूल ऑफ आर्ट के द्वारा यहाँ पे जितने भी कला शिक्षक मुख्य रूप से आते हैं, वह जैसे जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी, इनके द्वारा सबसे पहला श्रेय दिया जाता है और यह भारत के उत्तर प्रदेश के भारत के महत्वपूर्ण भित्ति चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं
और रामचंद्र शुक्ल भारत के प्रथम समीक्षावादी या समीक्षावाद के जनक माने जाते हैं। इनके बारे में हमने भी आपको वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। इसके बाद के.एस. कुलकर्णी। के.एस. कुलकर्णी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण आदर के साथ लिया जाता है। त्रिवेणी कला संगम की स्थापना के.एस. कुलकर्णी के द्वारा होती है। लखनऊ कला विद्यालय के अंतर्गत प्रथम डीन के रूप में के.एस. कुलकर्णी बनाए जाते हैं। अब इतनी बातें हो गई, हमने आपसे फिर भी चर्चा किया, वीडियो आपका काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपसे फिर भी आगे पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, हमने आपसे लखनऊ उत्तर प्रदेश के बारे में बता दिया। अब दूसरी जो बात हम आपके सामने करने चल रहे हैं, गुजरात। अब देखेंगे आप गुजरात। गुजरात के बारे में अगर आपको दो बातें, यहाँ भी कला विद्यालय की स्थापना 1950 ईस्वी में की जाती है। 1950 यहाँ गुजरात। गुजरात के अंतर्गत एक स्थान है जिसको आप जानते हैं वडोदरा। वडोदरा के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो कला विद्यालय है एम.एस. विश्वविद्यालय, एम.एस. विश्वविद्यालय, महाराजा शिवाजीराव विश्वविद्यालय। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, 3 व्यक्तियों का नाम आता है। एक व्यक्ति है जैसे आप एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे का नाम आता है। दूसरी बात आती है यहाँ पे जो आप जानते हैं के.एस. कुलकर्णी, सॉरी के.जी. सुब्रमण्यम का। और तीसरी बात आती है शंखो चौधरी का। ये 3 व्यक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है। हालांकि यहाँ से कई कलाकार पढ़े और वर्तमान समय में काम भी कर रहे हैं। भारत के अगर वडोदरा के अंतर्गत अगर आप देखें, हिम्मत शाह, अंकित पटेल और हिम्मत शाह आज भी काम करते हैं। हिम्मत शाह वडोदरा में रह करके, इसके बाद नीलिमा शेख, इसके बाद अगर आप देखें तो गुलाम मोहम्मद शेख यह कवि, गुजराती कवि भी हैं। इसके बाद इन्होंने कई पेंटिंगें भी निर्माण किया है। आज भी यह गुजरात के वडोदरा नामक स्थान पर रह करके काम करते हैं। इतनी बातें हो गई। अब हमने आपसे कहा गुजरात के बाद हम आपसे अगले जो पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं। अब एक बार आप फिर पुनः वापस चले आइए कोलकाता के अंतर्गत 1929 ईस्वी में प्राचार्य के पद पे, 1929 ईस्वी में प्राचार्य के कोलकाता सरकारी विद्यालय के कोलकाता के सरकारी विद्यालय के अंतर्गत जो प्राचार्य के पद पे नियुक्ति दी जाती है वह मुकुल चंद्र डे है। याद रखेंगे, मुकुल चंद्र डे। हालांकि मुकुल चंद्र डे रविन्द्रनाथ टैगोर और अवनीनाथ टैगोर दोनों के शिष्य रहे, लेकिन इन्होंने अवनीनाथ टैगोर से मुख्यतः रूप से शिक्षण ग्रहण यानी शिक्षण पद्धति आधार पे लिया था। बाकी इनके अंतर्गत कुछ आपको देखने को नहीं मिलता। अब हम आपसे बात कर रहे हैं, इतनी चीजें हो गई। अब हमने आपसे बताया कि यहाँ पे इतनी। अब आप चले आइए मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर आप देखने को मिलता है तो 1927 ईस्वी में आपको देवली दत्ता लीकर के रूप में इंदौर कला विद्यालय के रूप में जाना जाता है 1927 ईस्वी में। अब आइए दिल्ली। अब हमने आपसे कहा कि दिल्ली के अंतर्गत अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका जो देखने को मिलती है 1926 ईस्वी में। कब मिलती है? दिल्ली के अंतर्गत 1926 ईस्वी में। अब यह दिल्ली का सबसे पहला कला विद्यालय है। जितने भी हमने आपसे चर्चा किया, यह सबसे पहला कला विद्यालय की स्थापना हुई है 1926 ईस्वी में। दिल्ली की आधुनिक जो शुरुआत होती है शारदा चरण वकील कला विद्यालय के द्वारा, और यह शारदा चरण वकील अवनीनाथ टैगोर के महत्वपूर्ण शिष्यों में गिने जाते हैं। उस समय की दौर की बात है जब दिल्ली के अंतर्गत कोई भी कला विद्यालय स्थापित नहीं हुआ था। अब हमने आपसे बताया इतनी बातें, दिल्ली के अंतर्गत शारदा चरण वकील हमने आपसे चर्चा किया। अब इसके साथ साथ यहाँ पे जो टीचिंग का काम करते हैं, यहाँ पे आपको शैलेश मुखर्जी, शारदा चरण वकील, इसके बाद सोमनाथ घोर, बीसी सान्याल, कई कलाकार यहाँ पे आगे चल करके काम करते हैं। यह बातें हमने आपसे चर्चा किया है। अब इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आगे चल करके जिनमें से हमने आपको इतनी बातें बताया। अब बात आती है, एक आपका पॉइंट फंसता है मैसूर के अंतर्गत एक अवनीनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्य थे जिनपे आप के
के वेंकटप्पा के नाम से जानते हैं। मैसूर के अंतर्गत जो बंगाल शैली का प्रचार प्रसार करने वाले थे वह के वेंकटप्पा का नाम आता है। इतनी चीजें थी जो हमने आपके सामने आज के दौर इस वीडियो में चर्चा किया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखिए हम जो कला से संबंधित कला टीजीटी पीजीटी से संबंधित क्लास शाम को 9 बजे से चलती है। आप इन नंबर पे 99 36 94 62 24 पे आप संपर्क कर सकते हैं, और कोई आप व्हाट्सएप मैसेज भी किसी भी प्रकार का अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।